students, welcome to my channel Pathway of Maths. In this video we will discuss complex analysis questions of GATE 2011 एग्जाम। अगर आप GATE 2012 से GATE 2019 तक एग्जाम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। So before starting the video, I request you all to subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। So start करते हैं वीडियो। Now the first question of complex analysis of GATE 2011 exam is which of the following is the imaginary part of a possible value of under root iota। हमें फाइंड करनी है कि रूट आयोटा के इमेजिनरी पार्ट की इनमें चारों ऑप्शन में से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। ऑप्शन ए इज पाई, ऑप्शन बी इज पाई बाय 2, ऑप्शन सी इज पाई बाय 4 एंड ऑप्शन डी इज पाई बाय 8। हमें इस टर्म को सॉल्व करना और इसके इमेजिनरी पार्ट की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट दिस इज अ w इज इक्वल्स टू रूट आयोटा। तो दोनों साइड हम लॉगरिथम लें तो log w की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log ऑफ आयोटा। दिस इंप्लाइज log w इज इक्वल्स टू 1/2। अब कोई भी साइड अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा y तो उसकी लॉगरिथम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, log ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब हमारा z कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू है आयोटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे z को आयोटा। तो दिस इज इक्वल्स टू log w इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ आयोटा प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। दिस इंप्लाइज log w इज इक्वल्स टू 1/2। आयोटा का मोड की वैल्यू क्या आती है 1, सो दिस इज log 1 प्लस आयोटा और आर्ग्यूमेंट आयोटा का क्या आता है पाई बाय 2। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z हमें फाइंड करना हो तो उसकी वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स y बाय x। वेयर जो y होता है वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है z का और x होता है रियल पार्ट। तो हमें आयोटा चेक करना है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा। तो टेंजेंट इनवर्स इसका इमेजिनरी पार्ट तो 1 है और रियल पार्ट इसमें नहीं है, तो रियल पार्ट की वैल्यू है 0। 1/0 क्या बनेगा इन्फिनिटी और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाय 2। तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। सो दिस इंप्लाइज log w इज इक्वल्स टू 1/2 log 1 की वैल्यू 0 प्लस आयोटा पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आयोटा पाई बाय 4। हमें दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लें तो w की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो w आ जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 4। तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं जो इमेजिनरी पार्ट की पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है पाई बाय 4। तो जो क्लियरली जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा w इक्वल्स टू अंडर रूट आयोटा का, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 एंड दिस इज ऑप्शन सी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ GATE 2011 exam is let f be a function from complex plane C to C be analytic except for a simple pole at z equal to 0 and g is function from complex plane C to C be analytic, then we have to find the value of residue of function z, residue at z equal to 0 function f of z into g of z divided by residue of function f of z at z equal to 0। फंक्शन f है उस कॉम्प्लेक्स प्लेन C पे एनालिटिक है सिर्फ किस पॉइंट को छोड़कर z इक्वल टू 0 को, और z इक्वल टू 0 फंक्शन f ऑफ z के लिए सिंपल पोल है। और जो फंक्शन सेकंड फंक्शन g दे रखा है g, वो फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। तो हमें फाइंड करनी है इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है, इफ z इक्वल टू z0 सिंपल पोल ऑफ फंक्शन f ऑफ z एंड g ऑफ z इज एनालिटिक एट पॉइंट z इक्वल टू z0। फंक्शन f ऑफ z के लिए z इक्वल टू z0 कोई सिंपल पोल है और g ऑफ z इक्वल टू z0 पे एनालिटिक है। तो दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट का z इक्वल टू z0 पे जो रेसिड्यू होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, g की वैल्यू तो हम z0 पॉइंट पे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाइड में रेसिड्यू किस पॉइंट पे फाइंड करते हैं फंक्शन f ऑफ z का z इक्वल टू z0 पे। क्योंकि g फंक्शन एनालिटिक है तो इसका रेसिड्यू तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो इसलिए हम g की वैल्यू तो डायरेक्ट फाइंड करते हैं z0 पे, क्योंकि ये फंक्शन g एनालिटिक है, इसकी सिंगुलरिटी नहीं है z इक्वल टू z0 पे। और रेसिड्यू और z इक्वल टू z0 पे फंक्शन f ऑफ z का सिंपल पोल है, तो रेसिड्यू किसका फाइंड करेंगे z इक्वल टू z0 पे हम फंक्शन f ऑफ z का। सो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से, सो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ z इंटू g ऑफ z एट z इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय रेसिड्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ z एट z इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ पे किस z0 की जगह हमारा पॉइंट क्या है 0 है, तो g की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट पे, इनटू में रेसिड्यू आ जाएगा किसका फंक्शन f ऑफ z का z इक्वल टू 0
डिनोमिनेटर हमने एज इट इज रखी है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो इस पूरे टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी g ऑफ 0। और g ऑफ 0 ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन है गेट 2011 एग्जाम का। लेट फंक्शन एफ ऑफ z इज z upon 8 minus z cube, where z is a complex number x plus iota y. Then we have to find the residue of function f of z at z equal to 2. Options हैं, option A is minus 1 by 8, option B is 1 by 8, option C is 1 by 6, minus 1 by 6 and option D is 1 by 6. फंक्शन f of z हमें गिवन है z upon 8 minus z cube। तो जब भी हमें किसी फंक्शन की सिंगुलरिटी फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम उस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे 8 माइनस जेड क्यूब इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस जेड क्यूब आ जाएगा माइनस 8, जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8 में जेड आ जाएगा 2। क्लियरली जो जेड इक्वल टू 2 है वो सिंगुलरिटी बनेगी। ऑल्सो जब जेड इक्वल टू 2 पे हम इस फंक्शन के लिमिट फाइंड करेंगे तो वो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि जेड को जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इक्वल टू 2 पे इन्फिनिटी। तो क्लियरली जेड इक्वल टू 2 क्या बनेगा, फंक्शन एफ ऑफ जेड के लिए पोल बनेगा। और ये पोल 1 ऑर्डर का है, तो कैसा पोल हो गया, ये सिंपल पोल। तो z इक्वल टू 2 हमारा सिंपल पोल आ गया फंक्शन एफ ऑफ जेड का। तो अब हमें रेसिड्यू फाइंड करना है फंक्शन एफ ऑफ जेड का z इक्वल टू 2 पे। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले से क्या आएगा, लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 इंटू एफ ऑफ जेड। ये फॉर्मूला है। अगर सिंपल पोल हो किसी पॉइंट पे तो हम रेसिड्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। मीन्स अगर z इक्वल टू z0 सिंपल पोल हो और फंक्शन एफ ऑफ जेड, तो रेजिड्यू फंक्शन एफ ऑफ जेड का एट जेड इक्वल टू जेड नोट क्या आता है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट इंटू एफ ऑफ जेड। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं। हमारा जेड नोट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हमने जेड नोट को पॉइंट 2 पुट किया। एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ जेड है जेड इंटू 8 माइनस जेड क्यूब। 8 माइनस जेड क्यूब को फैक्टराइज करेंगे, हम फैक्टर्स बनाए तो इसका वैल्यू आई 2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड। तो यहाँ से 2 माइनस जेड से 2 माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस कॉमन आएगा, फिर जेड बाकी जो टर्म है उसमें जेड को 2 पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1/6। माइनस 1/6 क्या आ गया, फंक्शन एफ ऑफ जेड का रेजिड्यू आ गया जेड इक्वल टू 2 पे, और माइनस 1/6 हमारा ऑप्शन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। Now the fourth question of GATE 2011 exam is, let f of z be an entire function such that modulus of f of z is less than equal to k into mod z for all z belongs to complex plane C for some constant k greater than 0. If f of 1 is equals to iota, then we have to find the value of f of iota, and options are given. Option A is 1, ऑप्शन बी इज -1, ऑप्शन सी इज आयोटा एंड ऑप्शन डी इज माइनस आयोटा। जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो हमें एंटायर फंक्शन गिवन है और किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू के इंटू मोड जेड है फॉर एवरी पॉइंट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन सी वेयर दिस के इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। और 1 पे फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आती है, आयोटा आती है। तो हमें फाइंड करनी है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड की आयोटा पे वैल्यू क्या आएगी इन चारों ऑप्शंस में से। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फंक्शन एफ ऑफ जेड हमें गिवन है, फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एंटायर फंक्शन और सेटिस्फाई कर रहा है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू के इनटू मोड जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से फंक्शन जो एफ ऑफ जेड है वो एक पॉलिनोमियल बनेगा डिग्री 1 का, क्योंकि यहाँ पे जो मोड जेड है उसकी पावर है 1। अगर यहाँ पे पावर अल्फा होती तो फंक्शन एफ ऑफ जेड पॉलिनोमियल बनता ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू अल्फा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 है। तो जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है क्योंकि एंटायर फंक्शन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और यहाँ पे मोड जेड की पावर 1 है, तो जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। अब ऑल्सो फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू एट जेड इक्वल टू 1 पे हमें गिवन है आयोटा, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनना चाहिए और 1 पे वैल्यू फंक्शन की आयोटा आनी चाहिए। तो हम फंक्शन एफ ऑफ जेड को सपोज कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आएगी उसकी आयोटा जेड, क्योंकि यहाँ पे ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी है और z को इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 पे वैल्यू आयोटा भी आएगी। तो एफ ऑफ जेड का हमारा फंक्शन क्या बन गया, आयोटा जेड। हमें किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी थी, आयोटा पे। तो फंक्शन एफ ऑफ
जेड की आयोटा पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड को आयोटा से रिप्लेस करेंगे, आयोटा स्केयर बनेगा मीन्स -1 आ जाएगी। तो एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू आ जाएगी -1 और -1 हमारा ऑप्शन बी था, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। So this is a solution of GATE 2011 exam of complex analysis questions. If you like the video, then share it with your friends. Thanks for watching.